बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपको वेलकम करते हैं सुबह की सोच में। मैं हूं मुनीब हामिद और मैं हूं नम्रा तारिक। नए वीक का आगाज़, आई होप सबके वीक का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमारा तो अच्छा है, लेकिन इट्स मंडे, ऑब्वियसली तो नए वीक का आगाज़ ही है। इट्स मंडे। मोस्टली लोग जो है मंडे से डरते हैं, नए वीक का आगाज़ नहीं है जी, इट्स मंडे। संडे के बाद जो है मंडे आता है तो गम होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन वीकेंड पे बहुत सारी खबरें हमारे सामने आई और मुल्क में सियासी अदम बेयकीनी का सिलसिला जारी रहा एज यूजुअल। और कश्मीर जो है वो हॉट टॉपिक रहा। कश्मीर में अवाम और रियासत आमने सामने, और अभी मुज़ाकरात की बातें भी सामने आ रही हैं। तो देखना ये कि क्या हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या फिर अवाम जो है वो बिजली और महंगाई के खिलाफ इसी तरीके से सरापा एहतजाज रहेंगे। और ये जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे मुनीब ओवर द वीकेंड हमारे सामने आए, हमने वो बहुत सारे अनफॉर्चुनेट विजुअल्स देखे वहाँ पे, इंतज़ामिया के और आवाम के आपस में जो है लड़ने के। अनफॉर्चुनेटली एक जो है पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया इसमें, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज जो है हंगामी इजलास भी तलब किया हुआ है, जो कि आज सुबह जो है वज़ीर आज़म हाउस में होगा। और इसके साथ ही आज़ाद कश्मीर में भी लड़ाई हो रही है। हाँ। और कहाँ? और केपी में हो रही है। एग्जैक्टली मैं यही कहने लगी थी, केपी में भी लड़ाई हो रही है, उसकी भी बात करेंगे हम जी। खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई के बारे में, इक़्तिदार की जंग है ये नाज़रीन, और इख्तलाफात या फिर सियासी बयानिए की जंग है, ये देखते हैं हम। केपी में गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने, बल्कि हमने अपने प्रोग्राम में कहा था जिस रोज़ ये अपॉइंट हुए थे गवर्नर, हमने कहा था कि ये एक नई जंग का इब्तदाइया है जहाँ पे गवर्नर और एक सूबे के सीएम आमने सामने होंगे। और वही बात हमारे सामने आ रही है कि तुम अपनी औकात में रहो। तुम अपनी औकात में रहो। तुम्हारी औकात एक लीटर की है, मैं वो भी बंद कर दूंगा। मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है केपीके के, प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, और एक गवर्नर हैं केपीके के, और ये दोनों बहुत ही हाईली रिप्यूटेड एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशंस हैं। और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो जुबान है एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं नहीं समझता कि बयानात का तबादला जारी है, सख्त बयानात का तबादला जारी है। अवाम अपने मसाइल की वजह से परेशान है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो इक़्तिदार की जंग है और बयानिए की जीत ले जाना, इसकी तरफ फोकस ज़्यादा है। और अभी IMF जो है वो एक इंतहाई अहम मामला है नाज़रीन। क्या IMF की जानिब से रवा साल बजट में सख्त शराइत रखी गई हैं या नहीं? हकीकत तो यही है, और अफसोस के साथ कि रखी गई हैं। और वो शराइत क्या है, और आवाम के ऊपर नए महंगाई के जो बोझ है वो भी आने वाला है। और ख़वातीनो हज़रात, जो टॉप स्टोरी है हमारी, उसके आगाज़ करते हैं। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हम लोगों को पता है कि PDM की 16 माह की जो हुकूमत के दौरान आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों और महंगाई के ख़िलाफ़ जो है बहुत एहतजाज रहे हैं, और अब दोबारा से ये शुरू हो चुके हैं। हमने लास्ट जो है PDM की गवर्नमेंट के दौरान देखा था कि मसाजिद के अंदर जो है वो ऐलान हुए थे कि अब हम बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं करेंगे। आप लोगों को ये पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को स्पेशल सब्सिडीज हासिल हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ग्रैंड एहतजाज इस वक्त शुरू हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ साथ एहतजाज में वसअत आती गई। हमने पिछले साल भी शदीद किस्म के मुजाहिरे आज़ाद कश्मीर से देखे थे, और अभी वो शिद्दत और भी ज़्यादा हो चुकी है। और जैसे आपने भी मुनीब इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये वो विजुअल्स है जो माजरत के साथ हम टेलीविजन पे अभी चला नहीं सकते, लेकिन हमने या आपने भी ज़रूर अपने व्हाट्सएप पर या कहीं ना कहीं इंटरनेट पर ज़रूर देखे होंगे कि अवाम पुल से छलांग लगा के नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारे विजुअल्स ऐसे देखे जहाँ पे पुलिस और अवाम का इतना शदीद जो है वो झगड़ा हो जाता है, झड़प है, जहाँ पे अवाम जख्मी हुए। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीनो हज़रात, गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है अवाम सड़कों पर है और वो एहतजाज कर रही है, और महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, बिजली के बिलों के खिलाफ जो है वो एहतजाज हो रहा है, और जो है गंदम की प्राइसेस हैं और भी बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें, उन सब के खिलाफ जो है एहतजाज हो रहा है। हमारे नुमाइंदे हैं, इंटरनेट भी बंद है वैसे। हाँ जी, इंटरनेट वहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता। हमारे नुमाइंदे हैं रावला कोट में, मुनीब कियानी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त की प्रेजेंट अपडेट लेटेस्ट क्या है वहाँ से जानते हैं। मुनीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा मुनीब, मुझे बताएं कि आज जो है मुजफ्फराबाद पहुंचना है सबने, रावला कोट में इस वक्त आप मौजूद हैं। इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना ये एक हजूम है? सर ये गुज़श्ता तकरीबन 2-3 दिन, आज हड़ताल का चौथा दिन है अवामी एक्शन कमेटी की,
की हड़ताल की थी और इस पे भैया जाम हड़ताल भी है, शटर डाउन भी है। मार्च शुरू हुआ था बिनबर से, गुज़श्ता रोज रावलाकोट में मार्च ने स्टे किया, जहाँ चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी आए और अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी थे, कमिश्नर पोस्टलियन भी थे। उनके दरमियान कुछ मुज़ाकरात जारी रहे जो कि तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने वॉकआउट किया, 4-6 लोगों ने, जो अवामी एक्शन कमेटी के टोटल जो मेंबरान है आज़ाद कश्मीर में 28 से 30 के करीब है, उनमें से कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। तो 15 से 16 मेंबरान इसमें शरीक थे इन मुज़ाकराती टीम में। तो वहां से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो उसके बाद करते करते फिर एक और दफा 4 बंदों ने किया, जो इस तरह मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वहाँ पे जो बुनियादी वजह सामने आई है वो जो बिजली की कीमतें, वो इस पे जो है ना वो कोई कम्प्रोमाइज नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। तो शुरू मार्च में जो कायदीन है उन्होंने वहाँ से मार्च को दोबारा शुरू कर किया और वो गुज़श्ता रात तकरीबन 10-11 बजे के करीब 10 बजे रावलाकोट से गाड़ियाँ गई हैं आगे दिरकोट के मुकाम पे उन्होंने ठहरना था। वहाँ से वो आज मुजफ्फराबाद की तकरीबन 1000 के ऊपर गाड़ी थी जो यहाँ से गुजर के गई है। लोगों का जो जोश व खरोश था वो दीद नहीं था। हालांकि गुज़श्ता रोज मौसम की सूरत भी कुछ अच्छी नहीं थी, बारिश भी तकरीबन 3-4 घंटे तक गई। तो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह की है कि दिरकोट में आज जो है ना यहाँ से दिरकोट से आगे मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज कर दिया जाएगा। लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज कर दिया। अच्छा मुनीब, आप हमारे साथ ही इस वक्त हमें नाज़रीन ज्वाइन किया, साथ ही सरदार मेहरान मारूफ जो कि मेंबर है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। मेहरान साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेहरान साहब बताइएगा, मुज़ाकरात की जो अभी तक हमारे रिपोर्टर के मुताबिक भी जो खबरें आई थी वो कामयाब नहीं हो पाए थे, तो अभी क्या पेशरफ्त है, क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कल मुज़ाकरात बड़े तवील चले हैं हुकूमती नुमाइंदों और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके मेंबरान के दरमियान, लेकिन तवील मुज़ाकरात कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सके और रात ही मुजाहिरीन ने रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ अपने मार्च का दोबारा आगाज कर लिया था। और अभी तकरीबन जैसे आपके रिपोर्टर ने आपको बताया, लाखों की तादाद में लोग धीरकोट में मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारी इतलात के मुताबिक धीरकोट से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुज़ाकरात कोशिश के बावजूद नाकाम रहे। ये वजह क्या है मुज़ाकरात नाकाम रहने की? वजह हुकूमती हट दर्मी है। 3 मुतालबात थे, 3 में से एक पे हुकूमत ने अपना रजामंदी का इजहार किया, बाकी जो 2 मुतालबात। मेहरान साहब अगर कुछ सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए वो तीनों मुतालबात बता दें और फिर किस पे अग्री किया वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, पहला मुतालबा ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पाबंद किया हुआ है कि वो जो हमारे मुतनाज़ा इलाके हैं जिनमें मकबूजा कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन तीनों खित्तों को आटे समेत 48 एशियाई खुर्दोनोश पे सब्सिडी फराम की गई है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। ठीक है। अभी ये सब्सिडी हिंदुस्तान के मकबूजा कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में बहाल है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपना आजाद कश्मीर में नहीं है। ठीक, ये आजाद कश्मीर में नहीं है। पहला मुतालबा ये है कि एक तो ये सब्सिडी बहाल की जाए और जो महकमा खुराक है उसमें जो करप्शन है उसकी तफ्तीश और उसकी तहकीकात के लिए एक आजादाना कमीशन कायम किया जाए। पहला मुतालबा तो ये है। दूसरा मुतालबा ये है कि आजाद कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जिसमें 2700 से 3500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और आइंदा आने वाले 5, 8, 10 सालों में जो यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके नतीजे में ये तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली आजाद कश्मीर पैदा करेगा। और आप तसव्वुर कीजिए कि जो खित्ता 10,000 मेगावाट बिजली प्रोवाइड कर रहा है उसकी अपनी जरूरत जो है ना वो 350 मेगावाट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये खित्ता अंधेरों में डूबा रहता है। और वापडा जो AJK गवर्नमेंट को पर यूनिट जो उसकी कीमत है वो 3.5 से 4 रुपए प्रोवाइड कर रही है पर यूनिट, लेकिन AJK गवर्नमेंट वही बिजली जो वो वापडा से 3.5 से 4 रुपए पर यूनिट ले रही है, वापडा आगे AJK के लोगों को वो मोर देन 50 रुपीज पर यूनिट वो प्रोवाइड कर रही है। दूसरा मसला ये है कि एक तो AJK को लोड शेडिंग फ्री जोन भी करार दिया जाए और जो लागत है इस बिजली पे उसी लागत के ऊपर जो पैसे बनने, यानी जिन पैसों पे वापडा AJK गवर्नमेंट को बिजली प्रोवाइड कर रही है उन्हीं पैसों पे आगे वो पब्लिक को प्रोवाइड करें। और तीसरा मुतालबा ये है कि जो AJK में अभी तारीख की सबसे बड़ी यानी
गवर्नमेंट ऐसी है कि तारीख में इससे पहले कभी इतने ज्यादा वुज़रा नहीं रखे गए थे। अभी 30 से ज्यादा वुज़रा, यानी 30-40 इतना लगभग वुज़रा एजे की गवर्नमेंट में मौजूद हैं। तीसरा मुतालबा ये है कि इनकी जो मराहत हैं ये मराहत कम की जाएं, खत्म की जाएं। ठीक। और जो पैसा इनके मराहत पे, इनकी अहलो अयाल की शय खर्चियों पे लग रहा है वो आवाम पे खर्च किया जाए। ये अच्छा सरदार साहब, ये जो आपके मुतालबात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन हमने जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जो कि पिछली बार थी, जो कि 1.0 थी पीडीएम की गवर्नमेंट, उस टाइम पर भी आप लोग जो हैं एहतजाज कर रहे थे, आप लोगों ने बिजली के बिल जो हैं देने से इनकार कर दिया था, उसके बाद भी आप लोगों के यही मुतालबात थे, मुज़ाकरात भी हुए, फिर सेटलमेंट भी हो गई। तो इस बार और पिछली बार में क्या फ़र्क है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गवर्नमेंट ने मुतालबात मंजूर किए थे, लेकिन मुतालबात मंजूर करने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया था। तो अब ये कोई 2-4 दिनों की या चंद हफ्तों की बात नहीं है, 1 साल से, यानी आजाद कश्मीर की तारीख का ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। और 1 साल हो गया है अवाम सरापा एहतजाज हैं, और 1 साल का तवील धरना रावलाकोट के मुकाम पे दिया गया है। जो पहले मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने किए थे, गवर्नमेंट ने उस पे हस्बे वादा अमल नहीं किया था इस दफा, इसीलिए ये प्रोटेस्ट शिद्दत इख्तियार कर गया है। और हुकुम अपना जो अवाम है उसका मुतालबा ये है कि आप जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और फिल फोर जो आप हमारे साथ वादे करेंगे उन पे अमल नहीं करते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो शिद्दत इख्तियार कर गए, ये जो हमने लड़ाई देखी है, हमने विजुअल्स देखे हैं, इसका आगाज किस साइड से हुआ था? आप लोगों की साइड से हुआ था कि लोकल इंतजामिया पुलिस की जानिब से हुआ था आगाज? देखें ये शिद्दत अवाम बिल्कुल, जब से अवाम सड़कों पे निकली हुई है, अवाम बिल्कुल पुरअमन है। अवाम की तरफ से कोई जलाओ घेराव नहीं हुआ, कोई किसी अमलाक पे हमला या नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये जो अवाम के अंदर इनके कारिंदे सिविल कपड़ों में दाखिल हुए, हुकूमती कारिंदे, और उन्होंने खुद इस इंतशार को और इस तशद्दुद को शुरू किया, जिसके नतीजे में बदकिस्मती से एक हमारे बड़े सब इंस्पेक्टर जवान जिनका ताल्लुक मीरपुर से था, वो कल इन हमलों में शहीद भी हुए हैं। और अभी भी दर्जनों भर जो सिविल लोग भी हैं और पुलिस के एहलकार भी हैं जो जख्मी हुए हैं, लेकिन ये पूरे वसूख के साथ बताया जा रहा है। वगैरह जलती भी देखी है, कुछ विजुअल्स हमारे सामने आए थे। जी बिल्कुल, एक वैन, पुलिस वैन जली भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस सब की इब्तिदा पुलिस की तरफ से हुई है और उन लोगों की तरफ से हुई है कि जो पुलिस ने और इंतजामिया ने सिविल कपड़ों में, यानी आवाम का रूप देकर आवाम के अंदर भेजे हुए सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए। अच्छा, तो वो जानबूझ के इंतशार पैदा करना चाह रहे थे, जो कि 1 साल से जो है गुज़िश्ता आप लोगों का एहतजाज है उसको रोकना चाहते थे, उसको फोर्सफुली खत्म करना चाहते थे। रात के अंधेरे में रेंजर्स और एफसी के एहलकार पूरे आजाद कश्मीर में फैल गए, और हमें खदशा ये है कि ये जिस तरह कल इन्होंने पुरतशद्दुद माहौल को बनाया है, वो आज भी ऐसा करेंगे। तो अब हम तो यही मुतालबा आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से इन मुतालबात को मंजूर तो सर, जब आपको पहले से, सर आपकी खबरों के मुताबिक आपने भी कहा कि आपको लग यही रहा है कि आज भी पुरतशद्दुद करेंगे, तो उसके खिलाफ फिर कोई हिकमत अमली इख्तियार की गई है? देखिए, आवाम की हिकमत अमली तो यही है कि हमने हर हालत में पुरअमन रहना है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है आप जानते हैं कि ये हसास खित्ता है और हिंदुस्तान की बिलखुसूस और पूरी दुनिया की नजरें इस हसास खित्ते पे हैं। और जो हमारा बैनुल अक़वामी तौर पे एक नैरेटिव है मसला कश्मीर के हवाले से, उसको नुकसान पहुंच सकता है, और दीगर जो पाकिस्तान के साथ हमारे एक ताल्लुकात हैं, वाबस्तगी है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अवाम तो बहुत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और पुरअमन है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो अपनी रवायती बेहिसी और गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, जिसके नतीजे में जो हमारा तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से स्टांस है वो उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, और जो हमारा एक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ एक कल्बी ताल्लुक है वो भी कमजोर पड़ रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फिलफोर वो इन मुतालबात को मंजूर करे, और ये खित्ता बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नुकसान का मुतहम्मिल हो नहीं सकता। अभी यहाँ पे जो एजे के प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवरुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि वो सब्सिडीज देने के लिए तैयार हैं, बेशक उन्हें अपनी तरक्याती बजट को कट करके देना पड़ा, वो आप लोगों के जो है मुतालबात को सुनने के लिए तैयार हैं, सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं। तो इस पे अभी आप कुछ कहना चाहेंगे मजीद?
बिल्कुल, परसों रात तो उन्होंने ये बयान दिया था कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुतालबात मंजूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वो खुद वीडियो लिंक के जरिए उन मुज़ाकरात में मौजूद थे। उन्होंने सिवाय ये जो आटे का मामला है इसके अलावा बाकी किसी भी शर्त को मानने से, किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार किया। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ये टीवी पे जो बयान दे रहे हैं, अमलन जब वो उसमें आते हैं, मुज़ाकरात में आते हैं, तो इनका रवैया डिक्टेटर्स वाला होता है। तो इसलिए इनके टीवी के बयानात पे ना जाइएगा, ये बिल्कुल अगर आपके ये जो मुतालबात आपने सामने रखे हैं आज अवाम के सामने, अगर ये आपके तस्लीम नहीं किए जाते तो फिर आपका क्या इसके बाद प्लान है? देखें, जो अवाम एक साल से, वैसे ये एहतजाज तो एक साल से भी बढ़ के अरसे पे मुहित है, जो अवाम एक साल से सड़कों पे हैं अपने बुनियादी हुकूक के लिए, वो हम आगे भी बढ़ेंगे या सड़कों पे रहेंगे और अपने जिस हद तक हमें जाना पड़ा अपने हुकूक को मनवाने के लिए हम उस हद तक जाएंगे। जिस हद तक जाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज इसी सूरत हाल पे हंगामी इजलास तलब किया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से क्या होना चाहिए? हमें तो वैसे उनसे मुस्बत तवक्कुआत हैं और हम चाह भी ये रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान से पहले हुकूमत जो है ना कोई तरीका बना। अच्छा मेहरान साहब, अगर कोई दरमियान का रास्ता इख्तियार करने का कहती है आपको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट फेडरल हो गई या फिर अगर आज़ाद कश्मीर की, तो कोई थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों की तरफ से दिखाई जा सकती है? देखें, जो हमारे बुनियादी 3 मुतालबात हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई ऐसी चीज है कि जो नाकाबिले अमल है या कोई ऐसी चीज है कि जो हमारा हक नहीं है, कोई एहसान नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। इन तीनों मुतालबात पे जीरो कंप्रोमाइज होगा। बाकी जो चीजें हैं, हमारे छोटे मोटे और भी मुतालबात हैं, उस पर अगर हुकूमत वक्त लेना चाहे उसके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। लेकिन ये जो 3 हमारे बुनियादी मुतालबात हैं, ये अवाम का एक किस्म का इस पे इत्तफाक है कि इन तीनों मुतालबात की मंजूरी तक हम बिल्कुल पीछे। अच्छा, आखिर सवाल सरदार साहब ये है कि इंटरनेट की क्या सिचुएशन है इस वक्त एजेके की? हमने अभी पूरे आजाद कश्मीर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, बल्कि मोबाइल सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। कर्फ्यू का समा है दफा 144 गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज है और जैसे मैंने आपको बताया कि रेंजर्स के एहलकार रात अंधेरे में पूरे आजाद कश्मीर में दाखिल हुए हैं और इसी तरह FC के एहलकार और एजेके पुलिस के एहलकार पूरे मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। जो काफिले हमारे मुजफ्फराबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। हालात यहाँ यानी मजीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। चलें सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, इसी वक्त हमें ज्वाइन किया जी हमजा साहब ने और हमारे रिपोर्टर हैं जी, और इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हमजा, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमजा हमारे रिपोर्टर हैं इस वक्त मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर, लेकिन उनको दोबारा ट्रायल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल निम्रा और पाकिस्तान, ये सिचुएशन जिस तरीके से डेवलप हो रही है, जिस तरीके से रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, कर्फ्यू जैसा समय सरदार साहब ने बताया कि स्कूल्स वगैरह में मजीद कशीदगी में इजाफा होगा। स्कूल्स बंद है, इंटरनेट बंद है। तो आपको देखने में ये सूरत हाल में अभी इमेजिन कर रही थी जब वो बता रहे थे कि वो इसी तरीके से जैसे आप किसी मकबूजा इलाके में हो। बिल्कुल, इस वक्त वहाँ पे जो राइट नहीं दिया जा रहा, राइट टू प्रोटेस्ट, खुराक की किल्लत भी पैदा हो रही है वहाँ पे, बिजली नहीं है, एम्बुलेंसेस के लिए भी जो है ख़वातीन और हज़रात जो है इस वक्त सड़कें बंद हैं, तो जो मरीज हैं वो भी नहीं जा सकते। चले जी, हमजा काटिल आ चुके हैं हमारे साथ। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हमजा की आवाज़ हमें एक बार फिर से नहीं आ रही है, उनको डायल कर लेते हैं। हमजा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, ठीक है। मुजफ्फराबाद के अंदर सर्विस इशू है जिसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है। ओके, हमजा बताइएगा अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुजफ्फराबाद की, कुछ अपडेट्स हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। जी बिल्कुल, 4 रोज से जारी जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जो है पहिया जाम शटडाउन हड़ताल जो है जारी है। आज भी काफिले जो है दीरकोट से रावलाकोट से निकलने वाले काफिले दीरकोट से पहुंच चुके हैं और कुछ देर तक वो मुजफ्फराबाद कोहाला के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। कोहाला के मुकाम पर जो है काफिले का इस्तकबाल करने के लिए मुजफ्फराबाद में मौजूद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहलकारान और जो है रज़ाकारान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उस तरफ जाना भी चाह रहे हैं। ताहम अभी तक जो है सिक्योरिटी के जो हालात हैं
उनको मद्देनजर रखते हुए जो ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुजाहिरीन हैं ये अपनी हिकमत अभी तैयार कर रहे हैं और उस तरह से आगे नहीं गए हुए। ताहम जो पुलिस है और जो अदारे हैं वो भी स्टैंड बाय पे हैं। नफरी उस तरह से गो के रोडों पे या उस तरह से नजर नहीं आ रही शहर मुजफ्फराबाद के अंदर। ताहम ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन जो मुजाहिरीन आ रहे हैं ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इसलिए इनको पुरअमन मुजफ्फराबाद आने दिया जाएगा और मुजफ्फराबाद ही जो डायलॉग्स का नेक्स्ट सेशन है यहाँ पे किया जाएगा। राइट। हमजा ये भी बताइएगा, एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अभी हमें वैसे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर जो थे उन्होंने ये बताया कि ये जो तशद्दुद का स्टार्ट है ना वो इनिशिएट पुलिस की जानिब से किया गया है। सो आप अगर रिपोर्ट कर सके कि असल में कौन कर रहा था पहले? कुछ भी कहना भी तो कबल होगा, क्योंकि ये है कि मुजाहिरीन को जहाँ पे पुलिस वाले नजर आ रहे हैं पुलिस में पथराव कर रहे हैं, पुलिस वालों को जहाँ पे मुजाहिरीन नजर आ रहे हैं दोनों तो तरफ से हो रहा है, वो उन्हें गिरफ्तार कर रही है। तो अभी जो है दोनों तरफ से ही ये चीजें चल रही हैं। अभी कुछ भी कहना इस पे कबल वक्त होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने मिला कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आई हैं जिसके अंदर मुजाहिरीन ने पुलिस वैन से और पुलिस वालों पे पथराव भी किया है। उसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिसके अंदर पुलिस वाले जो मुजाहिरीन हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। चले हमजा बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें अपडेट करने के लिए मुजफ्फराबाद। और ख़वातीन हज़रात एक बड़ी एक दर्दनाक और जो है मतलब वीडियो है हमारे पास, और वो एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, हम सब के लिए। और ये वीडियो है एक छोटे से बच्चे की, आप देखिए। कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, बेटा कुछ भी नहीं होता। बच्चे ये जो है ना वेलकम बैक एवरीबॉडी। नाज़रीन, बज़ाहिर यही लगता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी हमारे मुल्क की एक अनफॉर्चुनेट किस्म की सूरत हाल बन चुकी है, किस्मत बन चुका है। और इलेक्शन से पहले भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम था और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इलेक्शंस के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुनीब भी यही कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद भी इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम और अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया जा रहा है। और जब गवर्नर अपॉइंट हुए थे केपी के फैसल करीम कुंडी साहब, तो उसी टाइम हमने अपने प्रोग्राम में भी मुनीब इस पर डिस्कशन की थी। बार बार हमारा यही तज्जिया था कि ये एक नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है और ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। एक शॉट आपको सुनवाते हैं इस जंग का ही जो हिस्सा है। उनको वार्निंग दे रहा हूँ, आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है, अपनी औकात में रहो। नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, बार अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि छोटा हो यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना, जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क पे। अपनी जबान को लगाम दे दे। मैं इसरार गंडापुर नहीं हूँ, तुम्हारे जैसे गुंडों से निपटना मुझे आता है। जो जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब आएगा। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा। वेल ख़वातीनो हज़रात, ये अनफॉर्चुनेटली एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के और एक गवर्नर हैं केपीके के। जुबान से अंदाज़ा लगाइए कि ये किस किस्म की शख्सियत। मतलब ये गुफ्तगू के अल्फाज आपने जो देख लिए हैं। इसके ऊपर जो है मज़ीद तबसरे के लिए, एनालिसिस के लिए हमें ज्वाइन किया जी अली अकबर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अली अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। अली साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कितना अनफॉर्चुनेट है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पाकिस्तान के एक प्रोविंस के हैं और बहुत ही रिप्यूटेड और रिस्पेक्टेबल पोजीशंस हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी अपनी औकात में रहो गवर्नर को, और गवर्नर कह रहा है इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं तुम्हें घसीटूंगा। जी बदकिस्मती है हमारी और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की कि अब तक 3 महीने हो गए हैं, इलेक्शंस भी हुए और इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमत ये भी बनी।
ताहम वो जो एक तस्वर किया जाता था कि इलेक्शन के बाद जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल और ये तनाव की कैफियत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। और बस उसके बाद फिर ये कि गवर्नर का ताल्लुक भी डेरा इस्माइल खान से है और वजीर आला साहब का भी वहाँ से ताल्लुक है, बल्कि एक ही हल्के से है। और वो अपने हल्कों और यूनियन कौंसिलों की जो उनके मसले मसाइल या जो सियासत है वो नेशनल लेवल पर लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से जबान इस्तेमाल की जा रही है, बिलखुसूस मैं बात करूंगा वज़ीर आला साहब की कि पहल उन्होंने की है और उसके बाद फिर फैसल करीम साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये दोनों बड़े अहम पोजीशन से खासकर जो है वज़ीर आला और गवर्नर का, अगर इसी तरह ये गलियों में चौराहों में एक दूसरे को घसीटने की बातें करेंगे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो अहम असल मसाइल है जो कि यहाँ माशी सूरत हाल आपके सामने है, सूबा खरजदार है, इसके अलावा वफाक और सूबे के दरमियान बड़े अहम मसाइल है जो कि हल होने हैं और वो इसी वजीर आला और गवर्नर ने हल करने हैं। ताहम अभी जो हम देख रहे हैं तो मुझे तो ये मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि एक और चीज भी है जो कि रूमर्स हैं जो कि चल रही है इस वक्त, वो गवर्नर राज की है। जी आप देखिए, ये तो इस वक्त तो ये बात है से बातों की हद तक ही है, लेकिन अगर मसाइल इसी तरह रहते हैं, 3 महीने हो गए इलेक्शन को हुए और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हुकूमत कायम हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जो हुकूमत की शुरुआत है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरा ये कि एक गैर संजीदगी का आलम है। मैं बिलखसूस ये बात करूंगा कि यानी आप खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास कभी इस्लामाबाद बुलाते हो, कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता अपने हल्के से कि वहाँ बैठ के आप जो है वो स्काइप पे या मतलब जो डिजिटल इजलास की सदारत करते हो। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी संजीदा मीटिंग हमारी जो है वो वफाक के साथ नहीं हुई है जो कि हम ये कह सके कि ये इससे मसाइल हल हो जाएंगे। दूसरा है कि वफाक की जानिब से भी मसले मसाइल है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी की अभी तक तैनाती नहीं हो सकी, इसी तरह और भी जो हमारे वाजिबात है तो उस पर भी संजीदगी से कोई बात नहीं हो सकी। लेकिन अगर इसी तरह ये मसाइल जारी रहते हैं, 5-6 महीने तक पख्तूनख्वा में जो है वो हुकूमत की शुरुआत नहीं होती है, मसले मसाइल नहीं हल होते, बजट जो है वो तैयार नहीं किया जाता, तो फिर अल्टीमेटली मसाइल जो है मामला जो है वो इसी तरफ जाएंगे। अली साहब, किसी भी ओहदे पे पहुंचने का मकसद ये होता है कि अवामी मसाइल को हल किया जाए, और ये बयानबाजी क्लियरली बता रही है कि अवामी मसाइल यहाँ पे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वीक है, कानून इतना वीक है कि कोई भी अगर किसी ओहदे पे पहुंचता है तो जो उसके फराइज हैं वो सर अंजाम देने के बजाय इस तरीके से सिर्फ बयानबाजी के पीछे लगता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि आपने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, और आपने काम क्या करना है एक्चुअली? जी बिल्कुल ठीक है आपने। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसे ओहदों पे जब लोग आते हैं और फिर वो अपने यूनियन कौंसिलों के जो मसले मसाइल या सियासत है वो सर ऐसे तो घरेलू औरतें नहीं लड़ती हैं इस तरीके से। लेकिन ये है कि एहतसाब होता है, आवाम देख रही है, सबको देख रही है, और वो वज़ीर आला पे भी नजर रखे हुए है, गवर्नर पे भी नजर रखे हुए है, और ये इंतहाई तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है। और इसमें दोनों जो कायदीन है, चाहे गवर्नर है, वज़ीर आला है, फौरन इन बयानात को बंद करना जो है उनको पड़ेगा, और इसके साथ साथ आवाम के लिए कुछ जो है काम करने होंगे। वो आप देखें अभी तक बजट जो है बजट तजावीज सामने नहीं आई है। दूसरा ये कि हमारे सूबे के पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में इन दोनों को खासकर, और मजे की बात यह है कि ये दोनों दोस्त भी है, इससे पहले मतलब जो शिकार के दोस्त है, तो ये अवाम उनको अब एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। जी अवाम यही देख रही है कि भाई आपस में तो ये बिल्कुल शीरो शक्कर होते हैं, दोस्त होते हैं, एक ही जगह के लोग हैं। अली साहब, नॉर्मली हमने ये देखा है कि टेलीविजन के ऊपर जो है वो एक दूसरे का शिकार कर रहे होते हैं, और टेलीविजन की बैक साइड के ऊपर जो है फिर शायद मिलके कहीं किसी और का शिकार कर रहे हो। एग्जैक्टली। और आवाम जो है, आवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो है बहुत सफर किया है पूरे पाकिस्तान के अवाम ने, और अब वही लोग आगे जाएंगे, वही सियासी जमातें जो है वो आवाम को इत्मीनान में लेंगी जो कि प्रैक्टिकल काम कर सके। और प्रैक्टिकल काम
अच्छा अकबर साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि मतलब एक पॉलिसी हो सकता है, एक नैरेटिव हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि गवर्नर राज लगे? जी, मैं आपको मेरी अपनी राय है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि अली अमीन साहब जो है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस पोजीशन में नहीं है। उन्होंने जो कि 5 साल उन्होंने हुकूमत करनी है, बल्कि वो तो बार बार यही कह रहा है कि हमें जी हुकूमत की जरूरत नहीं है, हम ओहदों के लिए जो है वो नहीं कर रहे। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि उनको किसी चीज की परवाह नहीं है, और ये जो सोच है ये खतरनाक है। वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए तो है ही, इसके साथ साथ जो है वो पाक के लिए भी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2 असम्बलियां तोड़ी और इसके साथ साथ जो है वहां पर मरकज में भी हुकूमत खत्म की। तो वही टोन अब भी जो है तहरीक इंसाफ का और अली अमीन साहब का है। होना ये चाहिए था, अगर आपने कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर कोई किसी और बंदे को जो है वो इसी ओहदे पे बिठा देते ताकि वो हुकूमत कर लेते, और अली अमीन साहब जो है वो खुल के जो है कन्फ्रंटेशन कर लेते, या इमरान खान। अच्छा, हमने कुछ ये भी अकबर साहब, हमने ये भी कुछ रूमर सुने थे, आप ज्यादा इसमें जो है हम लोगों को दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इमरान खान की पहली चॉइस नहीं थी अली अमीन गंडापुर? नहीं, अब जब अगर इमरान खान को आप देख ले तो वो उनकी एग्रेसिव पॉलिसी हुआ करती थी, और ये जो अली अमीन साहब है, ये अगर मैं कहूँ कि ये इनकी तो पर्सनैलिटी में एग्रेशन है जी, और अली अमीन के एग्रेशन जो है वो एक कदम आगे मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब से। तो उनकी चॉइस जो है वो पहले दिन से जो हमारी इत्तलात थी वो यही थी, और उनका ये कहना था कि बाकी किस पे भी। ठीक है जी, ठीक है जी। अली अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये सिचुएशन है जिस तरीके से निमरा आपने स्टार्ट में कहा, मतलब घरेलू ख़वातीन भी ऐसे नहीं लड़ती, मतलब अनफॉर्चुनेट है, नहीं लड़ना चाहिए इस तरीके से। देखिए हम दोनों का चाहे फैसल करीम साहब हों या केपीके के जो चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर साहब हों, बेसिकली तो आप दोनों खिदमत के लिए आए हैं ना, खिदमत के लिए आए। आपको जो ओहदे मिले उसका काम ये थोड़ी है कि आप वहाँ पे आके बैठ के तो एक बयानबाजी करना शुरू कर दे। सास बहू से ज्यादा मैंने आपको बोला कि वो भी नहीं ऐसे लड़ती, लेकिन गंदम का मसाइल भी वहीं पे इसी तरीके से चल रहा है। हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर तरफ देखते हैं लड़ाइयाँ चल रही हैं, अल्लाह पाक रहम फरमाए। आज़ाद कश्मीर हो, नॉर्थ हो, फिर उसे केपीके में आते हैं, और केपीके का पड़ोसी पंजाब, वहां पर भी ख़वातीन और हज़रात इस वक्त लड़ाइयाँ ही चल रही हैं, किसान के साथ वहां पे जुल्म ज्यादती हो रही है जी। वो गंदम के मसाइल वहीं पे। क्या अपडेट से अभी हम लिए चलते हैं आपको उमर दराज के पास। उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। उमर, बाकी सूरत हाल तो हमने बताई, कश्मीर की भी खराब है, केपी की भी खराब है, पंजाब की कुछ बेहतर हुई है या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतर होने जा रही है? इस तरह से है कि पिछले 70 साल से जो गंदम है वो गवर्नमेंट खरीदती है, बारदाना फराहम करती है, और अब इस बार जो लाखों की तादाद में बारदाने की दरखास्तें थी। बारदाने का मतलब ये है कि किसान जब गंदम काटने से पहले हुकूमत से इस हवाले से दरखास्त जमा कराते हैं, और दरखास्त जमा करवाने के बाद उनको बारदाना मुराद कुछ बोरियां फराहम की जाती हैं। 1,19,000 दरखास्तें उन्होंने दी थी, जिसका मतलब ये था कि 1,19,000 जो किसान है उनको उनके पास कितने एकड़ उन्होंने गंदम काश्त की हुई है उसके अकॉर्डिंगली उनको वो बोरियां फराहम की जाती है, जिसको हम बारदाना कहते हैं। अब 1,19,000 जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी गई हैं, वापस कर दी गई हैं, जिसका मतलब है किसानों को पंजाब गवर्नमेंट ने साफ जवाब दिया है कि भाई हम आपसे गंदम नहीं खरीद रहे। उसके अलावा मैं आपको एक और जो खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि सिर्फ इस बार नहीं, उन्होंने ये तय कर दिया है कि वो आइंदा भी गंदम नहीं खरीदेंगे, और उस हवाले से उन्होंने कानून साजी करने का फैसला कर लिया है। और महकमा खुराक पंजाब जो है उन्होंने एक नया लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें सरकारी तौर पे गंदम खरीदने का मामला ही उसको वो वाइंड अप कर रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि जनाब देखिए, जो गवर्नमेंट है उसका काम किसी तौर पे भी कारोबार करना नहीं है, ये काम मार्केट फोर्सेस का है। तो जो मार्केट फोर्सेस हैं हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि गंदम की खरीदारी वही करें, और ये जो लॉ है अब जल्दी पंजाब की जो सूबाई काबीना है उसके सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकायदा तौर पे आप यूं कहिए कि फिर तो हुकूमत को वैसे पीछे हट जाना चाहिए, फिर हुकूमत को इंपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, फिर तो हुकूमत को ये जो बेचारे मासूम किसान हैं इनको मुल्क बदर कर देना चाहिए, इनकी ज़मीनें जो है जब्त कर लेनी चाहिए। इन किसानों का क्या कसूर है? ज़ाहिर है जी, अब उसके ऊपर आपने उस वक्त आपको याद होगा कि हमने बहुत सुना था कि कमेटियां बन गई हैं और बहुत जो है वो सख्ती कर दी गई है और बस रिपोर्ट तलब कर ली गई है, ये हो गया वो हो गया।
आपको उसके बाद अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि किसी ने कोई मीटिंग कॉल की है, किसी से कोई जवाब तलबी की है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही थी और गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि जब तक ये एहतजाज हो रहा है, किसान शोर शराबा कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि हम जी पॉलिसी बना रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आपने ये काम करना था तो आपको साल के शुरू में उस वक्त बता देना चाहिए था कि लोग गंदम काश्त ना करते। अब उनको नुकसान हुआ है और तो अब यही कहने का मतलब है ना गवर्नमेंट का कि हम नहीं खरीदेंगे तो आप काश्त मत करें, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो इन लोगों को लूट रहा है, वो तो माफिया बैठा हुआ है। उसमें मुनीब उसमें दो चीजें हैं। आप जो पहले वाला मामला कर रहे थे तो आप कह रहे थे देखिए हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। जब ऑलरेडी स्टॉक हमारे पास मौजूद है तो हम नहीं खरीद सकते ना। हम कैसे मजीद बोझ डालें। चले उस बात की समझ आ गई कि जी वो गलत फैसला हो गया, तो आप किसी को सजा तो देते ना। आप कम से कम ये क्लियर तो करते कि $1 बिलियन का नुकसान हुआ है इसकी वजह से पाकिस्तान को। आपने वो भी नहीं किया। नंबर 2 ये था कि चले जब आप लॉ बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आइंदा भी नहीं खरीदेंगे, ये मार्केट फोर्सेस करेंगे, तो इट मींस कि अच्छा उमर एक मिनट है, लेकिन हुकूमत रिलीफ भी दे रही है। मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड भी दे रही है। देखिए ये जो किसान कार्ड और सारी बाकी बातें हैं ना, वो सिर्फ मीडिया के लिए है। इस वक्त फेस सेविंग कर रही है गवर्नमेंट को। ये पता है कि पंजाब के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। उनको पता है कि किसानों के साथ ज्यादती हुई है और वो मानते हैं। मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। तो इस सिलसिले में एहतजाज की बात हुई तो वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वहां पे ये सवाल हुआ एहतजाज वाला। तो वो ऑन कैमरा उन्होंने कहा, उनका किसान बिल्कुल ठीक एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके एहतजाज को जायज समझते हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बातें करेंगे कैमरे के ऊपर के जी आप जायज समझते हैं, फिर आप कानून भी लेके आए कि हम आइंदा भी नहीं खरीदेंगे, तो ये बातें फिर किसान कार्ड से कुछ नहीं बनेगा। किसान कार्ड से कुछ भी नहीं बनेगा। उमर हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त ये सिचुएशन है एंड आपको बताऊं, ये जो इस वक्त व्हीट स्कैंडल जो ये क्राइसिस चल रहा है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है ओवरऑल $1 बिलियन का नुकसान $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। $1 बिलियन के लिए हम IMF के पास जाते हैं उनको लोन लेने के लिए, और फिर मासूम गरीब आवाम के ऊपर जो है बोझ डालते हैं। और वो जो $1 बिलियन है वो करप्शन की नजर हो चुका है। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। अभी हम लोग जैसे गंदम क्राइसिस की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो है वो नुकसान हुआ है, और इसी $1 बिलियन के लिए जो है हम लोग IMF के पास जाते हैं और वहाँ पे उनके सख्त जो है शराइत जो है कबूल करके अपनी गरीब आवाम पे टैक्स का बोझ डाल के जो है वो लोन लेके फिर हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर के ऊपर। और इसी गुफ्तगू के ऊपर जो है अभी मज़ीद एनालिसिस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फरहान बुखारी साहब ने, और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फरहान साहब, IMF के पास जाती हैं $1 बिलियन की किस्त लेने के लिए, जिससे हमने अपना जो है मुल्क चलाना है, और व्हीट क्राइसिस से $1 बिलियन का नुकसान होता है, और फिर जो है व्हीट क्राइसिस को हम लोग कहते हैं कि जी ये किसी की गलती नहीं है, कोई मतलब इसकी जो है लेने को तैयार भी नहीं है। एंड देन वंस अगेन फिर हम लोग किसानों को रिलीफ देने के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ कार्ड इशू भी कर देते हैं। सर जी बहुत शुक्रिया। ये जो आखिरी जुमला है आपका, ये तो इतना बड़ा मजाक है मुल्क के साथ एक दफ़ा और। यानी मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड, भाई मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो या तो वज़ीर आज़म होते या वज़ीर आला पंजाब होते, या चलें वो उनमें से किसी एक मनसब पे भी अगर फायज होते, तो भी उनके नाम का तो नहीं ये किसान कार्ड होना चाहिए। ये तो सर वो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तो वो ये इस किस्म के मजाक होते हैं और ये शोबदेबाजियों में मुल्क को गुजारा करना पड़ रहा है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी जो हैं उनकी कामयाबियां अभी तक तो या तो पुलिस यूनिफॉर्म पहन के वो फिरती हैं, या फिर
लाहौर में उन्होंने वाईफाई करवा लिया, या एक एयर एम्बुलेंस का ऐलान कर दिया। अभी तक मैंने नहीं सुना कि उस एयर एम्बुलेंस के नतीजे में कोई सर उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि वो कामयाब है, वजीर खजाना कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत भी अच्छा परफॉर्म करिए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी अच्छा परफॉर्म करिए। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये कि अगर हुकूमतें इतना अच्छा परफॉर्म कर ही रही हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर क्यों इस तरीके से मार खा रहे हैं? या फिर पंजाब की सूरत हाल देख लें, KP की सूरत हाल देख लें, तो फिर बुरा कौन परफॉर्म कर रहा है? जी बिल्कुल, ये लगता ये है कि ये कोई एक फिल्म चल रही है जो कि किसी सिनेमा में हम जाके देख रहे हैं, वहाँ पे सब अच्छा की खबरें आ रही हैं, उस फिल्म में एक ड्रामा है वो हो रहा है, और लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि हकायक तो वो हैं जो कि बाहर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में, गली मोहल्लों में, आज़ाद कश्मीर में आपको नज़र आते हैं। तो ये एक मुतज़ाद कैफियत है, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर एक झूठ और मफरूज़े पे चल रहा है, हकायक से अच्छा फरहान साहब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट भी आई है IMF की जानिब से, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको ज़्यादा वोट मिले थे। अब ये एक सवालिया निशान जो है वो इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने भी उठा दिया है कि जब उनको वोट ज़्यादा मिले थे तो आप कैसे आगे? भाई IMF की जानिब से तो ऐसी स्टेटमेंट्स आती नहीं, ये मुझे भी किसी ने पूछा, और मुझे जहाँ तक इल्म है IMF सियासी मामलात पे इतनी गहराई में जाके आज तक तो उन्होंने कहा नहीं कि फलां को इतने वोट्स मिले और फलां को नहीं मिले। तो ये सोशल मीडिया की गप हो सकती है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट, लेकिन मुल्क मजमूई एक सियासी सूरत हाल जो हुई भी है, जो एक बेयकीनी कैफियत है 8 फरवरी के बाद, और उसके जो असर पाकिस्तानी मईशत पे हैं, वो मामला है। अच्छा, और जी जी का भी मामला ये है कि जो फैसले ठोस किस्म के और मजबूती के साथ जो होने चाहिए वो अभी तक हमें सामने नजर। अच्छा फरहान साहब, हमारे वजीर खजाना का, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे वजीर खजाना का इतना कॉन्फिडेंट होना बनता है, मईशत को लेके वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, और IMF के साथ मुआहदों को लेके भी, सो बनता है उनका? उनसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस की मिसाल हमारे नायब वजीर आजम के हवाले से है, जिन्होंने माजी में बतौर वजीर खजाना नाअहल रहे, अब वजीर खारजा के तौर पे काम कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा पाकिस्तान के साथ उनकी रहनुमाई में। तो ये तो बात है, आप छोड़ें, इनके हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो वजीर खजाना हो या फिर नायब वजीर आजम हो, जिनके बारे में लगता ये है कि वो इस वक्त उन्हें बड़ा शौक है माशी फैसलों पे भी हावी होने का। जो उनका माजी रहा है वो एक अलहदा बात है। सर नया बोझ भी तैयार हो रहा है अवाम के लिए। IMF ने जो है नए जो है वो शराइत का भी अंदिया दिया है, डू मोर का मुतालबा किया है गवर्नमेंट से, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि टैक्स नेट जो है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सवाल ही यही है, और ये हमेशा पिछले हर मसला ही यही पाकिस्तान में, टैक्स जो है वो सिर्फ जो है तनख्वाह जो है वो वाला तबका देता है। जी बिल्कुल, टैक्स की मद में इकट्ठे होने वाली रकम का एक तनाज़ा अभी तक चल रहा है, क्योंकि मुल्क में जिन शोबों से और जिन अफराद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेनी चाहिए, उनसे ज़्यादा टैक्स की रकम इकट्ठी होनी चाहिए, वो होता नहीं, और बिला वास्ता टैक्सेस के ज़रिए से आम आवाम पे बोझ बढ़ाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे शोबों पे बोझ बढ़ाया जाता है जिनसे पहले भी आप बहुत से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मसलन बैंकों से बिल वास्ता 600 अरब रुपए ज्यादा की टैक्स की रकम 2 साल पहले इकट्ठी की गई थी। उसके अलावा बिला वास्ता जो वो विद होल्डिंग टैक्स में इकट्ठे करते हैं वो कुछ 400 अरब रुपए से ज्यादा है, जो कि आपके और मेरे खातों में से कटता है। ये कोई 1 अरब रुपए से ज्यादा की रकम है जो कि सिर्फ बैंकों से ली जाती है। अब ठीक है, बैंकों पे तनकीद हो रही है, उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जी वो पैसे बहुत कमा रहे हैं। भाई पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि हुकूमत नाअहल है। हुकूमत जाके कर्जे लेती है और बेशुमार कर्जे लेती है, और उसके नतीजे में आपका रुपए का जो बोझ है कर्जों का वो बहुत बढ़ गया है। कर्जे लेके सर अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। दुनिया में वाहिद मेरे ख्याल में या कम उन मुल्कों में से पाकिस्तान है कि मखरूज होते हैं और उस पर खुशियां मनाते हैं, चाहे IMF का कर्जा हो चाहे। अच्छा सर पेट्रोल, अच्छा तो पेट्रोल भी सस्ता होने वाला है सर, हाँ या ना?
उसमें किसी का कमाल नहीं है, उसमें तो अगर बैनुल-अक़वामी सतह। ऑलराइट फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें बस एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए ख़वातीन हज़रात। अभी देखते हैं जी कि फ्यूल सस्ता होता है या नहीं होता। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के जहां हम देख रहे हैं सूबे में कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। एक ऐसी लड़ाई और भी है जो कि हम लोग बहुत सारे सालों से चला रहे हैं और जिसमें अब तक हम लोग हैं कम्प्लीटली कामयाब नहीं हो पाए। बल्कि वो जंग है, पोलियो वायरस की जंग है, जिसके खिलाफ हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। बचपन से मैंने तो यही देखा कि लड़ते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त नाज़रीन 18 मकामात पर नए पोलियो वायरस की तशख़ीस टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस है, जो कि 4 नए अजला, यानी कि अगर उनको मैं नाम दूं तो बन्नू, लकी मरवत है, इसके अलावा सवाबी भी साथ है और सवात, मतलब ये केपी के ज़्यादातर जो अजला हैं उनमें इसके नमूने पाए गए हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पोलियो के मुताबिक वो पोलियो के खात्मे के लिए रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री से इसकी तशख़ीस की तस्दीक हुई है, शीन एंड सीन। इसे 2024 में मुतासरा अजला की कुल तादाद इस वक्त 38 हो चुकी है, यानी कि 38 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये डायग्नोज हो चुकी है ये वाली टाइप। कहा यह जाता है कि जो जंग हम लड़ रहे हैं ये जीत चुके हैं और पोलियो के कोई केसेस हमारे सामने आते नहीं हैं अब। और ये जंग इंशाल्लाह जी हमने जीतनी है, मिलके जीतनी है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, एक और जंग हुई थी और एक और लड़ाई थी, लेकिन वो जो है पाकिस्तान में नहीं हुई थी। वो एक जी बॉलीवुड फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था एनिमल, जिसने पूरी दुनिया में बल्कि बड़ी एक सुपर हिट फिल्म थी। रणबीर कपूर, बॉबी देओल का रिटर्न था और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार भी जो है वो अदा किया था। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और शबाना, ये फिल्म वैसे भी सुपर हिट रही। बिल्कुल जी। शबाना हारून जो कि एक बरतानवी फिल्म और टीवी अदाकारा है जिनकी पैदाइश और परवरिश लंदन में हुई है। छोटी सी उम्र से ही अदाकारी का शौक़ जो है इन्हें अपने जो है विरासत में पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नस्ब से मिला। और शबाना ने अपनी अदाकारी करियर का आगाज़ जो है चैनल 4 के जो है खुदकुशी की रोकथाम के प्रोग्राम से किया। और फिर बाद में भी मुनीब वो मुख्तलिफ टीवी शोज़ में और फिल्म्स में अपीयर होती रही और एक नुमाया किरदार अदा करती रही। 2021 में जो है वो उन्होंने मज़ीद काम भी किया, जो कि पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज भी किया है। और इस वक्त जो है उनकी जो रिकग्निशन बनी, जो फेम बनी, वो है जी एनिमल फिल्म। और शबाना इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। शबाना हारून, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी सॉरी, निब्रा पूछ रही है आप कैसी हैं? वैसे तो प्यारी हैं, लेकिन आप आज कैसी हैं? ठीक हूँ, थोड़ी सी सोर थ्रोट है, यहाँ पर वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बल्कि गर्म हुआ है, लेकिन वीडियो से बात थोड़ी सी नहीं इट्स कंप्लीटली फाइन। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को जो है वो अपने कब्जे में लिया हुआ इस वक्त। तो शबाना, वॉक अस थ्रू सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रणबीर कपूर, बॉबी देओल के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था मैं स्टार्ट से मिल रही हूँ। दे वर सो लाइक वेलकमिंग एंड रियली हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा। सेट पे हम फिल्म कर रहे थे फॉर अबाउट अ वीक और बहुत अच्छा लगा, पूरा क्रू भी बहुत अच्छा लगा। So how did you become so lucky enough? मतलब ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था, सेलेक्ट कैसे हुई, किसकी नज़र में आप आई, उन्होंने कहा यार मुझे शबाना चाहिए? तो एक्चुअली एक्टिंग मैंने स्टार्ट की कोविड के बाद। तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है स्पॉटलाइट के नाम से, जहाँ पर सारे यूके के एक्टर्स वहाँ पर रजिस्टर होने चाहिए। तो उसके लिए आपको एक्टिंग क्रेडिट्स चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपना एक्सपीरियंस डेवलप करते हो। तो वहाँ पर जब आपका पोर्टफोलियो बनता है तो आपको एजेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जो भी हो आपको डायरेक्ट आपका स्पेशल पिन होता है जिससे आप कांटेक्ट करके राइट। अच्छा शबाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं एंड यू वर्क हियर एंड देयर?
जी सॉरी, रिपीट दैट अगेन। मैंने कहा आप भी पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं एंड यू यूजुअली वर्क हियर एंड देयर। यस आई एम लाइक मेरी एक्चुअली अपनी मदर इंडियन थी और डैड पाकिस्तान से, सो आई गॉट हेरिटेज फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, बट आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन लंदन। राइट। ठीक है। अच्छा शबाना, ये भी बताएं कि एनिमल फिल्म के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जो आपका रोल था, हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या रोल था एंड हाउ डिड यू लाइक इट? I was playing Bobby Deol's first wife, so I was Nilüfer Rahmani. और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था क्योंकि बॉबी देओल के साथ, इतने सीनियर एक्टर के साथ एक्ट करके पहली बात आई वाज जस्ट रियली ओवरवेल्म्ड कि ये चीज़ कैसे हो रही है, और आई वाज सो फोकस्ड ऑन प्लेइंग माय ओन कैरेक्टर कि जब पूरी शूटिंग खत्म हुई उसके बाद जाके मैं इतना रोई कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। I'm sure. अच्छा, ये भी बताएं शबाना, कुछ चीजें ऑन स्क्रीन तो हमने देखे ही माशाल्लाह से, यू डिड वेरी गुड। ऑफ स्क्रीन कोई हमारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें, व्हिच वाज वेरी गुड, ओवरवेलमिंग, कोई फन, Yeah, I mean, so मेरा फर्स्ट जो सीन थे वो एक्चुअली रणबीर कपूर के साथ थे क्योंकि उनको ट्रैवल करना था। तो वो सी आई डोंट नो आपने मूवी देखी है अगर, तो काफी इंटेंस सीन है। तो ऑब्वियसली ऑफ कैमरा जो है ना हमारा आपस में हंसी मजाक होता था, एंड लाइक वहां पर काफी पंजाबी लड़के भी खड़े हुए थे बिकॉज़ दे वर props like the guns and everything like that. तो सीन बहुत इंटेंस था। उस दौरान me and Ranbir were like exchanging dialogues, तो उसकी हमें थोड़ी बहुत रिहर्सल करनी थी क्योंकि on the spot संदीप who was the director, उन्होंने कहा कि जो है ना, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि क्योंकि वहीं पर डायलॉग्स कुछ लिखते थे, तो कह रहे थे कि शबाना यहाँ पर रह के आप कोई आपको बहुत तंग कर रहा हो, आप उसके साथ बहुत गुस्से में हो तो उसको आप क्या बुलाओगे? तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा क्या बुलाऊंगी, मैंने कहा what's the nicest thing I can say, and I said psycho, and he was like that's amazing, now you're going to call him F psycho, and I'm like okay I'm going to do this. तो मेरी जब रणबीर के साथ रिहर्स कर रहे थे, फिर जब हमने शूट करना शुरू किया तो एक टेक हुई, दूसरी टेक हुई, सब बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि डिफरेंट एंगल से वो तो मैंने ना मेरे ज़हन में और एक वर्ड आया like prick, so I ended up calling Ranbir you effing prick, और रणबीर की जो सी आंखें थी ना एकदम खोल के कि इसने मुझे क्या बुला दिया। That was just like something, जब शॉट खत्म हुआ कहते you meant that, I'm like no I didn't, it just like fluke, I was like मैं कुछ और क्या कह सकती हूँ। अच्छा शबाना, वैसे ये तो चले बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जो भी है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने अपनी जर्नी बताई, लेकिन वी आर प्रीटी मच श्योर कि इतना आसान नहीं हुआ होगा, आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। सो वो क्या मुश्किलात थी जो इस सारी जर्नी में आपके रास्ते में आई? आई मीन शुरुआत जो उनसी होती है वो ऑब्वियसली मुश्किल होती है क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, मैं किसी को जानती नहीं थी। और जो स्टार्ट लेना आपका होता है, योर इन अ पूल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, आपको नेटवर्क करना होता है, आपको ये भी देखना होता है कि आप जहाँ जा रहे हो वो सही जगह है या नहीं, और उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ होमवर्क, और लाइफ की बहुत सी चीजें और भी साथ साथ चल रही होती हैं, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जर्नी टफ होता है ऑब्वियसली, आई डोंट नो, बट यू जस्ट कीप गोइंग, स्टे पॉजिटिव। अगर आपकी किसी चीज की तरफ गट फीलिंग है और आप कंप्लीटली अपने आप को उसी तरफ रखते हो, डायरेक्शन आपकी वही रहती है, तो यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। और मैं बहुत दफा जैसे कि आपको एक्टिंग में आपको इतनी दफा सेल्फ टेप्स करनी पड़ती हैं, फिर आपको जाके कभी ऑडिशन में बुलाया जाता है, इवन सेल्फ टेस्ट में आपको रिजेक्शन होती है और आपको पता भी नहीं होता कि व्हाट वाज द रीजन। तो आपकी ऑब्वियसली सक्सेस को सब नोटिस करते हैं, आपके जितनी दफा आप फेल हो रहे होते हो उसको कोई इतना नोट नहीं करता, उसको, और जो आपकी स्ट्रगल होती है वो कोई भी नहीं देख सकता। ये बिल्कुल आपने ठीक है, उसका आपको ही पता होता है कि यार मैंने ये स्ट्रगल करके ये अचीव किया। एग्जैक्टली। तो वो चीज जो सी है ना, उसमें स्ट्रांग रहना और पॉजिटिविटी लेना उस चीज को, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा शबाना, ये इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर
जो है कोलैबोरेशंस नहीं हो रही पाकिस्तान और इंडिया में, पहले हुआ करती थी, और अब जो है इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर जो है बल्कि वो कोलैबोरेशंस जाके हो रही हैं, जैसे आपने किया है, इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हैं। सो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड स्पेशली रणबीर एंड बॉलीवुड, बॉबी देओल, इनके क्या कमेंट्स हैं अबाउट पाकिस्तानी टैलेंट? मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा फील कराया गया कि मैं पाकिस्तान से भी बिलोंग करती हूँ और मुझे किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल होना चाहिए. It was nothing like that. I was so open. They were so loving, so well. I'm so honored कि मुझे इंडिया से इतना प्यार आ रहा है कि जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, my Instagram shot up. I was getting सब क्रेडिट्स का वेट कर रहे थे, मुझे मैसेज करने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए. And most of my following is so much from India. Actually, it's around the world. कहाँ से मुझे नहीं congratulate किया और दुआएं भेजी. तो for me, it felt so amazing कि इतना warm welcome था. शबाना, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से is there anyone जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? आपका ड्रीम हो के यार मुझे इस एक्टर या एक्ट्रेसेस में से किसी के साथ काम करना है? नहीं, I'm more than happy. जहाँ पर भी काम अच्छा होगा मैं इसके लिए बिल्कुल. मैंने तो इंडोनेशियन फिल्म के लिए भी काम किया है recently, जिसमें जो मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, it's called A Long Way to Come Home. और वो there was a bit of a language barrier, लेकिन मेरा रोल as a photographer उसमें था और इतने nicely emerged. But I think the beauty of being in being brought up in London, अब इतने मिक्स कम्युनिटीज के साथ, कल्चर्स के साथ, रिलीजन्स के साथ बड़े होते हो कि आपकी सोच जो सी ना ऐसी नहीं होती कि ओह ये यहाँ से है या ये वहाँ से है. It's sort of like you work together, you collaborate together, और you see how you can आप कैसे एक दूसरे को जो है ना आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हो. बिल्कुल. अच्छा शबाना, फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? Favorite Pakistani actor? I really like Sabaa Qamar. I think she's a beautiful actress. Yeah, I think she's one of my favorites. अच्छा, किस हीरो के साथ काम करना चाहेंगे? हुमायूं सईद हो गया, हमारे पास फवाद खान भी है, फहद मुस्तफा भी है, मुनीब हामिद भी है. I would love them all. I would love them all. Honestly, you challenge me, I'll challenge you, and we work together nicely. Perfect. Okay, we'll work together, inshallah. Yeah. I'm happy with anybody. अच्छा शबाना, कोई नया प्रोजेक्ट? जी, अभी इंशाल्लाह next month release हो रहा है. It's a series that's coming on Netflix called Supercell, and I'm playing a scientist in it. Very nice. I'm really excited. Oh, that's very nice. That's very nice. निम्रा भी कोई रिसर्च का काम कर रही है आजकल, कोई रोल है वहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा निम्रा भी रिसर्च और साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है. अच्छा, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मुझे कुछ साइंस का पता नहीं. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, उस पे आपका कैरेक्टर क्या है शबाना? वो जो सीरीज पे आपका क्या कैरेक्टर है? I'm playing a scientist. Okay, you're playing a scientist. It's actually a superhero kind of series. Wow, okay, superhero. So very interesting, very different. So I'm really looking forward to it. ठीक है शबाना, एक्टिंग के अलावा और क्या-क्या करती हैं आप? मुझे आर्ट का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है, लॉन्ग वॉक्स का बहुत शौक है, खाने का बहुत शौक है. वेरी नाइस. शबाना सिंग्स. शबाना, आप गाती हैं? इतनी बुरी आवाज है मेरी, मैं बिल्कुल नहीं गाती. अभी तो वैसे भी शोर चल रहा है. तो पाकिस्तान कब आ रही हैं? When are you coming to Pakistan? आपके फैंस जो हैं मुंतज़िर हैं. Honestly, I would love to come. जब भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोई काम मेरी तरफ आया, then you'll see me there. ठीक है, चले. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू शबाना. हम एक्सपेक्ट भी करें और आपको गुड लक विश करेंगे कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते रहे और हम फख्र से बताएं कि यार ये हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस इतना अच्छा काम कर रही है. एब्सोल्युटली. जिस तरीके से हम हमेशा कहते हैं, पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो या बाहर हो, टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा है और वो अपना और अपने मुल्क का और अपनी फैमिली के दोस्तों का नाम बहुत रोशन करते हैं. शबाना हारून भी उन्हीं में से एक है, एंड वी आर प्राउड ऑफ हर. और इंशाल्लाह इसी तरीके से जो जारी रखें अपना काम भी. और आप सब भी जो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, मेहनत से नहीं घबराएं. स्टे कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड एंड लॉयल टू योर वर्क, और इंशाल्लाह आपको जो भी आपकी स्किल्स हैं उनके साथ अपना काम जारी रखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें. यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं.
वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कुछ बात करने लगे हैं जी क्रिकेट के हवाले से, हॉकी की भी बात करेंगे। क्रिकेट की क्योंकि एक जाने पाकिस्तान हॉकी टीम ने अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है और साथ ही दूसरी जाने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नाज़रीन एक बार फिर से हमें डिसअपॉइंट कर रही है। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में हारी है, लेकिन शुक्र है कि फिर भी दूसरे मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। मतलब आप सोचें कितना बुरा वक्त आ चुका है हमारा कि हम आयरलैंड जैसी टीम से भी हार रहे हैं और डर डर के जीत रहे हैं। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान ने जो है 194 रन्स का जो टारगेट है वो 16.5 ओवर्स में जो है वो हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 75 रन्स बना सके, नाकाबिल शिकस्त रहे। फ़खर ज़मान जो 78 रन्स बना सके। और दूसरी जानिब अगर जो है बात की जाए हॉकी की, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड और इम्प्रूव हो रहा है और इसमें पॉजिटिविटी भी है कि जो है जो इस वक्त अजलान शाह जो है टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीतते हैं और पाकिस्तान की अनबीटन टीम थी और सिर्फ फाइनल में जो है जापान से जो है वो 2-1 से हारी है। और दिस इज समथिंग वेरी प्रॉमिसिंग और समथिंग वेरी पॉजिटिव। और इन्हीं दोनों आम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया जी हसनैन लियाकत ने, हमारे स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है रेहान भट्ट, फॉर्मर पाकिस्तान नेशनल जो हैं हॉकी प्लेयर और इस वक्त जो है पाकिस्तान को कोच भी कर रहे हैं। और रेहान भाई से आगाज़ करते हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मुझे ज़्यादा खुशी है और आज की सुबह भी बड़ी अच्छी सुबह हुई है बिकॉज पाकिस्तान हॉकी जो टीम है 13 साल बाद माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस जो है अजलान शाह टूर्नामेंट में दिखाई है। सिल्वर मेडल जीते हैं, अनबीटन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में हार गए, लेकिन कोई गम नहीं। नहीं, बिल्कुल, अगर आप इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं पूरे टूर्नामेंट की तो पाकिस्तान टीम वो अनबीटन रहा है। और अगर आप बात करें फाइनल की तो फाइनल भी जो फुल टाइम था उसमें दो गोल से बराबर था मैच और प्लेंटी शूट आउट के ऊपर ये सारा फैसला हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लड़कों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और जितने भी ये लड़के हैं जितने भी इन्होंने मेहनत की है। और मैं आपको एक यहाँ पे बात बताऊं कि ये सारा क्रेडिट इन लड़कों को ही जाता है क्योंकि इनको पिछले मेरे ख्याल से कि कितने ही टूर्स हो चुके हैं कि इनको एक सिंगल पैनी डेली अलाउंस का पे नहीं हुआ और ये लड़के फिर भी पाकिस्तान के लिए खेलते रहे। बेशक। अच्छा रेहान, एक और चीज़ ना, हम लोग क्रिकेट में भी अक्सर ये कहते रहते हैं कि हार जीत तो एक खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है ये बताते हुए कि आप लड़ के हारे अगर आप हार भी जाते हैं। सो अभी ये हमने देखा है कि हॉकी में अभी हम लोग खुशी के साथ बता रहे हैं कि अगर हारे भी हैं जो लड़ाई थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एक और जो रैंकिंग जारी हुई है FIH की जानिब से, उसमें पाकिस्तान 15वें से 16वें नंबर पे आ चुका है। सो टॉप 10 में कब आ रहे हैं हम? देखिए इंशाल्लाह ताला अभी ये शुरुआत है और हॉकी टूर्नामेंट के बाद अभी 28 मई को ही हमारी टीम नेशन कप खेलने जा रही है। अगर इस नेशन कप के अंदर पाकिस्तान टीम मेडल लेती है तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम जो है वो 13वें नंबर पे आएगी और उसके बाद बहुत ही जल्द पाकिस्तान आप टॉप 10 में देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हसनैन, आपको भी जो है गुफ्तगू में शामिल करते हैं। हसनैन, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान हॉकी टीम की। मैं चाहूँगा कि आप अवाम को जो है उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं। इस वक्त 2 फेडरेशंस बनी हुई हैं, उनकी आपस में भी लड़ाई है। पाकिस्तान जो हॉकी टीम है, प्लेयर्स हैं जो उनको खर्चा भी नहीं मिला गया, उनका कोई भी फाइनेंसेस नहीं है। ओवरऑल थोड़ा सा हॉकी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, फिर रेहान भाई को गुड मॉर्निंग। जिस तरह रेहान भाई ने बताया कि अभी लड़के, आप जो टूर की बात है ना, रेहान भाई तो उन सीरीजेस की बात कर रहे हैं या उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें लड़कों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी अजलान शाह में लड़कों ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो इसकी पेज उनको मिली है क्या इनके डेली अलाउंसेस उनको मिले हैं? मेरा ख्याल है जब 4 मैचेस पाकिस्तान टीम जीत चुकी थी तो रेहान साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त भी यही बात थी कि हमें जो है वो हमारे बच्चों को डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहे, फीस तो दूर की बात है। और सेकेंडली जो फैसिलिटीज की बात है मुनीफ, फैसिलिटीज तो ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान टीम जीत रही है, ठीक है हमने बाहर से कोच लाया, लेकिन क्योंकि हम हॉकी को गाय बगाए फॉलो करते रहते हैं तो इसमें रेहान भट्ट साहब की भी एफर्ट मौजूद है, इसमें शकील अब्बासी की भी एफर्ट मौजूद है। वो तमाम लोगों के मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि पिछले कुछ अदवार में पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मौजूद रहे, क्योंकि हॉकी बहुत ही ज्यादा डाउन एंड आउट थी। हॉकी अगर आप मैं कहूँ कि 2010 के बाद या 12 के बाद हॉकी बहुत ज्यादा डाउन एंड आउट थी तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन एकदम से इसको रिवाइव नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये जो रेहान भट्ट साहब की एफर्ट्स हैं, शकील अब्बासी की एफर्ट्स, बाकी लोगों की एफर्ट्स हैं, इनकी वजह से हॉकी थोड़ा सा अपने कदमों पे खड़ी हुई है। इसको अभी भी हम
रिवाइवल नहीं कहेंगे, पूरा पाकिस्तान समझता है कि ये रिवाइवल है। रिवाइवल इस तरह से नहीं होगा। रिवाइवल में आपको बहुत सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। आपको अपनी फेडरेशन को अपने कदमों पे खड़ा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं अक्सर बात करता हूं कि आपने जो डोमेस्टिक हॉकी है उसको बहाल करना होगा। फिर इसके जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अंडरस्टूड भी हम नहीं करते कि क्रिकेट को हॉकी से रिलेट करते हैं। देखिए, क्रिकेट जो है वो अपना खुद कमाता है। अगर हमने हॉकी को अपने कदमों पे खड़ा करना है तो हॉकी को खुद कमाना होगा कमर्शियल बुनियादों पे। और कमर्शियल जब तक हॉकी के स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे हम इसको क्रिकेट के साथ रिलेट नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स को फीसेस मिलती हैं, क्रिकेटर्स को अगर डेली अलाउंसेस मिलती है तो उन्होंने अपने इदारे को बड़ा मजबूत किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका अस्तर। मैं यही पॉइंट आपका रेहान के पास लेके जाऊंगी कि इस पे उनका क्या कहना है। रेहान बताइएगा, इस पे आप क्या कहेंगे कि कमर्शियली खुद ही क्रिकेट कमा सकते हैं, तो हॉकी को भी इस पॉइंट पे आना होगा। देखिए, क्रिकेट, अब आप अगर क्रिकेट की बात करते हैं कमर्शियल की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो इस वक्त हॉकी जो है, अगर उसने अभी इस वक्त जिस तरह परफॉर्म किया है और क्रिकेट अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे आयरलैंड से मैच हार गई है, तो डेफिनेटली आपके स्पॉन्सर्स का भी रुख थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात ये कहूंगा कि क्रिकेट बेशक परफॉर्म करे या ना करे, क्रिकेट से स्पॉन्सर नहीं जा सकता। और अगर आप बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी 1 घंटे का गेम है। हर स्पॉन्सरशिप वाला बंदा ये चाहता है कि जी हमारा अगर हम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो कम से कम 4 घंटे तो हमारा टीवी के ऊपर चले नाम। 1 घंटे के अंदर, वो भी इतनी फास्ट गेम के अंदर, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें और चीजें इन्वेस्ट करें। तो ये भी थोड़ा कल्चर है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, कमर्शियल हो सकती है हॉकी अगर हम लीग हॉकी की तरफ आए, उसमें स्पॉन्सर्स ऐड करें। अच्छा रेहान भाई, यहाँ पे एक सवाल जो है मेरा, वो है बल्कि जेन्युइन सा क्वेश्चन है, और वो ये है कि इस वक्त 2 फेडरेशंस क्यों हैं? हसनैन, आप भी इसमें जवाब दीजिएगा। रेहान भाई, आप मेरे ख्याल से इस वक्त कराची में जो है फेडरेशन, उससे कोच कर रहे हैं, तो ये 2 फेडरेशंस वाला क्या मामला है इस वक्त? देखिए, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए गया हूँ, लड़कों के लिए गया हूँ, ग्राउंड रियलिटी के लिए गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आती कि 2 फेडरेशंस बनती क्यों है। 2 फेडरेशंस उस वक्त बनती है जब आपकी हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं होता। आप प्राइम मिनिस्टर हमारे माशाल्लाह चीफ पैटर्न है, और उनके होते हुए 2 फेडरेशन बन जाए। जब इंटरेस्ट होता है, जब उन्होंने इंटरेस्ट लिया, तो फौरन ही उन्होंने दोनों फेडरेशंस को खत्म करके एक न्यूट्रल रोलैंड ऑल्टमैन को बुला के और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी को कहा कि अभी आप इनकी टीम को ऑन करें, हम इसका फैसला बाद में करेंगे। वो फेडरेशन दोनों खत्म भी होगी, प्लेयर्स लाइन पे भी आ गए। लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान हॉकी आज तक जहां पे सफर कर रही है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, ये कितना मुश्किल काम है कि हमारे यहाँ पे अगर वजीर आजम पाकिस्तान हॉकी के लिए इंटरेस्ट लें, तो ये कितना मुश्किल काम है उनके लिए कि वो पाकिस्तान हॉकी के लिए फंड इकट्ठे ना कर सकें। ये पीनट्स हैं, ये ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं फंड अगर इंटरेस्ट हो। लेकिन बात इंटरेस्ट की है कि आपने अपने नेशनल गेम को इतना नीचे फेंक दिया हुआ है कि कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता था। ये तो इन बच्चों की एफर्ट है। बिल्कुल कि जो इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट में स्क्रीन पे आए हैं तो सबकी आंखें खुली हैं कि भाई ये हॉकी नेशनल गेम है हमारा और हम खेल सकते हैं और हम इसमें अच्छे हैं। लेकिन फिर भी अफसोस के साथ कहता हूँ, ये इनामी रकम, ये सारी चीजें अनाउंस हो गई, ये इनका हक है। लेकिन इनका हक, सबसे पहले जो इनका हक है कि इस्लान शाह हॉकी टूर्नामेंट पे ये गए हैं, इनको इनका अभी तक 1 रुपया डेली अलाउंस भी नहीं मिला। अच्छा, यही हिपोक्रेसी है, यही भी मेरे ख्याल से ही मुनाफिकत भी है हसनैन, कि अगर बच्चे जो हैं वो अपने ओन पे जीत के आ गए, इनामी रकम का आपने ऐलान कर दिया है, लेकिन आपने 2 फेडरेशंस बना के पूरे जो हॉकी का जो स्पोर्ट थी पाकिस्तान में, उसको तबाह करने में भी इन्हीं का किरदार है। उसको एज अ स्टेट बैक भी नहीं किया ना। मैं थोड़ा सा रेहान भाई के उस जो जवाब है ना, उसको थोड़ा सा मैं अपना ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने जब बोला ना कि कमर्शियल वैल्यू हॉकी में ऐड नहीं हो सकती, रेहान भाई को भी पता है और मुझे भी और आपको भी पता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो स्टेप इन करेगी तो हर चीज ऐड हो सकती है। और इसमें बहुत सारे वेज है। इट्स नॉट अबाउट कि आप 60 मिनट के लिए हॉकी पे इन्वेस्ट करते हैं। रेहान भाई, जब हॉकी का मैच है ना, मैंने देखा है कि मैंने जो लास्ट मैच देखा, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज था। हॉकी अभी भी हमारे बचती है, सो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। उसमें आपका मीडिया इन्वॉल्व होगा, जिस तरह आपने लास्ट मैच देखा, पूरे मीडिया ने उसको कट किया हुआ था। आपकी हॉकी की ट्रांसमिशन हो सकती है, पहले ट्रांसमिशन हो सकती है टीवी में, उसके बाद हो सकती है, लेकिन एक दफा ये कमर्शलाइज हो। और दूसरा, मुनीब, जहां तक आपने बात की है
मुनाफिकत की या दिस दैट, ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि हमने हॉकी को ना वो क्या कहते होते हैं कि उसको बिल्कुल ही नहीं पूछा पिछले 5-10 साल में, यार मददगार। और जब तक हम एक खेल को नहीं पूछेंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट्स होंगे। और ये जितने भी प्लेयर्स हैं, ये अगर आज परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की जो है ना वो कोई इनको सपोर्ट हासिल नहीं थी। अब आके 10 लाख रुपया तो सारे इनाम का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना कि यहाँ पे डिफरेंस है कि इनाम का एक तरफ ऐलान होता है $1 लाख का कि टीम अगर वर्ल्ड कप जीत के आए तो $1 लाख का ऐलान होगा। यहाँ पे अजलान शाह का पाकिस्तान टीम खेल आई, लेकिन वापस आके जो है वो 10 लाख रुपए का ऐलान हुआ। पता नहीं ये कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। लेकिन एक पॉइंट मेरा ये भी है, ये रेहान भाई से भी आप पूछिएगा कि हॉकी ग्रांट्स पे नहीं चल सकती जब तक हॉकी को मैकेनिज्म में नहीं डाला जाएगा, हॉकी को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं किया जाएगा। हॉकी को हम ग्रांट्स पे नहीं चला सकते। हम पिछले 5-6-7 साल से देख रहे हैं, जो भी आता है ग्रांट्स देता है। वो ग्रांट्स अगर 1 करोड़ रुपया कोई देता है ना, उसमें से 75 लाख रुपया तो वही ऊपर जो प्रेसिडेंट बैठा होता है वो खा जाता है। 25 लाख हॉकी पे लगता है, तो ग्रांट्स पे जो है मामलात नहीं चलेंगे। तो यही रेहान भाई ने यही कहा था ना कि लोग सीरियस ही नहीं है। 2 फेडरेशन चल रही हैं, वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी 2 है, एक प्राइम मिनिस्टर और एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन रेहान भाई इसको आप जवाब देना चाहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल इस पे जवाब देना चाहूंगा, और इनका बड़ा अच्छा ये एक क्वेश्चन है। देखें मैं अगर आप मेरी राय लेते हैं, मेरे पास 2 सोल्यूशन है और मैं फ्री दूंगा वजीर आजम पाकिस्तान को हॉकी ठीक करने के लिए। अगर ये बड़े सिंपल है, अगर यही काम कर लेंगे ना तो पाकिस्तान की हॉकी को किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 1, आप हॉकी को इस बजट का हिस्सा बना दें कि जब बजट में हॉकी का बजट अनाउंस हुआ करे, आप पहले मीटिंग करें, आप देखिए कितने टूर्स हैं साल के, उसके बाद आप बजट का एक हिस्सा बना लें कि ये पाकिस्तान हॉकी का बजट है। जैसे बजट निकलता साल बाद, आप हॉकी को नेशनल गेम है ना, इसको इसमें रख लें, और इसको अगर आप इसका हिस्सा बना लेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 10 करोड़ चाहिए साल का, 20 करोड़ चाहिए, 25 करोड़ चाहिए, आप बजट में अनाउंस कर दें यार। उसके बाद अगर आप दूसरा इसका सोल्यूशन लेते हैं, कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम हॉकी के लिए बजट में अनाउंस नहीं कर सकते, तो भाई ये पाकिस्तानी अवाम अभी मरी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम जिंदा है। अगर आपका नेशनल चैनल जो है ना, ये पाकिस्तानी अवाम चला सकती है ना बिलों में ऐड करके पैसे, तो ये नेशनल गेम भी चला सकती है। आप बिजली के बिलों में 20-20 रुपए ऐड कर दें नेशनल गेम के, मैं देखता हूँ कौन शोर मचाएगा, खुशी से देंगे सारे, तो आपका मसला वैसे ही हल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और रेहान, अभी जो जैसे राना मशहूर जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम की जानिब से हर एक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे और साथ ही उनकी मुलाकात भी करवाई जाएगी, व्हिच आई पर्सनली थिंक इज नॉट एनफ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बजट का हिस्सा होना चाहिए प्रॉपर्ली उनको केटर करने के लिए, किस तरीके से इस खेल को वापस हमने लेकर आना है और उसको आगे लेके जाना है। सो ये सारे इकदाम करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे आके, राइट? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है, तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली करने पड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वजीर आजम साहब ने अगर लड़कों को बुलाया है तो मैं ये कहूंगा कि 10-10 लाख अनाउंस किया है, हर लड़के को बाई नेम चेक उसका रेडी हो और वो मिलने जाए, चाय पिए और उनके हाथों में हो वो चेक। ये ना हो कि अनाउंसमेंट हो जाए और लड़के साल इंतजार करते रहे कि वो लाइन में है। ये होता रहा है, हमारे साथ भी हुआ है ये। ठीक है। ये वैसे रेहान भाई कितनी बार हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि गवर्नमेंट ने वादे किए और फिर वो रुलते रहे पीछे। सर मैं अब आपको क्या बताऊं कि हमारे साथ कितनी दफा हो चुका है ये, पता नहीं अभी भी मेरा ख्याल है कितने पैसे लेने होंगे, लेकिन आई डोंट नो। ये आपको पता है पाकिस्तान का ये। रेहान भाई थोड़ा सा बता दें, शायद जो है इस वक्त अवाम भी पाकिस्तान देख रहे हैं, शायद वो मिल ही जाए आप लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं जी ये सारी जो चीजें हैं ना, ये लेट जरूर होती है लेकिन मिलती जरूर है, लेकिन उसके लिए फिर पीछा करना पड़ता है। बात वो है ना कि मैकेनिज्म नहीं है। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो मेरे ख्याल से यहीं तक बात ठीक है। यही तक ठीक है, जो मिल रहा है वो भी रुक जाने। वो भी वैसे भी जो है वो कहते हैं ना, पंजाब में भी किसी का मैं सुन रहा था कि उन्होंने सिर्फ जो है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ा तो उनकी ट्रांसफर हो गई थी। और वो रेहान ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जान छुड़ा ली है ना कि मिलता है लेट ही सही लेकिन मिलता है। अच्छा हसनैन, वैसे आप तो बात कर ही सकते हैं। देखिए बिल्कुल, रेहान भाई ने जिस तरह कहा ना कि उनको नहीं मिले, तो मैंने रेहान भाई से पहले ये पॉइंट आउट किया था कि ये जो अनाउंस हो गए ना, इसके बाद मिलेंगे कैसे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे पीछे फिरना पड़ता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लगा दिया जाता है, फलां कोऑर्डिनेटर से आप राब्ता करें, उसको फोन करें, फलां प्रेसिडेंट से राब्ता करें, फलां सेक्रेटरी से राब्ता करें, उसके बाद जाके मिलेंगे। तो बड़ी ख्वारी करनी पड़ती है और उस ख्वारी के बाद ये पैसे आपको मिलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी भी बातें रेहान भाई ने की हैं,
मैं उससे एग्री भी करता हूँ कि सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा भी कि अगर हॉकी को रिवाइव कर रहे हैं तो हमने को बड़े जो है ना वसी बुनियादों पे इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। हम अगर प्रोफेशनल लोगों को बुला लें, ऐसे लोगों को बुला लें जो कि जिस तरह मतलब एक कंपनी होती है ना, उस कंपनी की तरह अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चलाएं तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं चल सकती। देखें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू से हॉकी सबसे बेस्ट गेम है। एक तो ये है कि पूरी मतलब 60 मिनट में कौन सी गेम खत्म होती है, फुटबॉल भी आपकी 90 मिनट में खत्म होती है। अच्छा हसनैन हमारे पास 2 मिनट है, मैं चाहता हूं कि हम जो हमारी क्रिकेट टीम है उनके ऊपर भी थोड़ी सी जो है नज़र डाल लें। वो मैं सुबह एक ट्वीट पढ़ा था किसी जर्नलिस्ट का, उन्होंने लिखा कि हम आजम खान को अपने इंटरनेशनल करियर का दूसरा छक्का मारने पर सल्यूट पेश करते हैं। देखिए उन्होंने 4 छक्के मारे और 5 छक्के मारे हैं टोटल में, और एक उनका पहले वक्त वाला था, 6 हो गए। बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली आजम खान ने, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। मैं आपका इंट्रो सुन रहा था आपका और निमरा का, तो आपने ये कहा ना कि पाकिस्तान की ये हालात हो चुके हैं कि अब हम आयरलैंड से भी नहीं जीत रहे, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये हालात देखिए ना, एक तरफ हम आयरलैंड से नहीं जीत रहे थे, एक तरफ हम न्यूजीलैंड से नहीं जीत रहे थे, ऊपर से हमें हॉकी की खुशी मिली, तो उसके बाद हम बैठ के ये बातें तो सीरियसली होके करना स्टार्ट हो गए ना कि हॉकी को किस तरह रिवाइव किया जाए, क्योंकि हमको ये अंदाजा हो गया कि क्रिकेट में ऑल इज नॉट गुड वाला सीन अब खत्म हो गया हमारे लिए, क्योंकि अब जो है ना वो आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन बड़ी पैथेटिक क्रिकेट खेली है। पहले मैच की अगर बात की जाए आयरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी वो इस तरह की बिल्कुल नहीं थी कि पाकिस्तान कोई हाई रैंक टीम है। और कल के मैच में भी आप देख लें कि आपकी सुपरस्टार बॉलिंग 193 रन खा रही है, और अजीब और गरीब सी बॉलिंग, जिस पिच पे आपके स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, इमाद अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, वहीं पे उन स्पिनर्स से पूरे कोटे ना करवाना, उनके जो ओवर्स हैं पूरे ना करवाना। फिर बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं कि बाबर आजम अभी भी 4 साल हो चुके हैं लेकिन उनकी कैप्टनसी उस तरह से मैच्योर नहीं हुई। सो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि यहाँ पे पैदा होते हैं। लेकिन कल का मैच देर आए दुरुस्त आए, पाकिस्तान जीत गया, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। वर्ल्ड कप में भी जो हमने बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें लगाई होती है ना इस टीम से, मेरा ख्याल है कि इस दफा ना ही लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, हम इसीलिए पहले से ही नहीं लगा रहे, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे सामने है कि आयरलैंड जैसी टीम से हमारे अफगानिस्तान हो गया या फिर न्यूजीलैंड की सी टीम से हम मैचेस हार रहे हैं हंसने। अच्छा वैसे रेहान भाई, मैं आपका यहाँ पे ओपिनियन चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी। वैसे तो आप हॉकी के प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख के कैसा महसूस होता है आजकल? यार मुझे तो देखिए मैं आपको यहाँ पे भी एक बात करूंगा, अगर मैं हॉकी प्लेयर रहा हूँ तो जो सियासत है ना फेडरेशन की और क्रिकेट बोर्ड की हो या हॉकी फेडरेशन वो की एक ही जैसे है। ये सिमिलर ही है, ठीक है। हाँ। अभी आपकी टीम का प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी ये क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम प्लेयर्स नहीं है, आपकी क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम है बाबर आजम का कप्तान बनना। पहले उससे शाहीन अफरीदी था, शाहीन अफरीदी की जो शहनशाह अफरीदी की जो अगर पीछे उसकी अगर आप उसका देखते हैं कि उसका ताल्लुक किसके साथ है, तो फिर आपको जब वो उससे हटता है तो आप टीम में देख लेना पठान कितने हैं, पंजाबी कितने हैं और कितने हैं। आपकी टीम बिखरी हुई है इस वक्त। आपकी टीम क्रिकेट की ऐसे नहीं है, एक मुट्ठी बंद नहीं है। आपको इसको एक मुट्ठी बंद करना पड़ेगा, तो आपकी यही टीम हर टीम के साथ परफॉर्म करेगी। बहुत जबरदस्त बात की है रेहान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हसनैन आपका भी बहुत शुक्रिया। और जो रेहान की बात है मुनीर, ये कि वो जो बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे कि जब वो आप सब एक होते हैं ना तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकते। वो जो लकड़ियों के गट्ठे वाली कहानी हुआ करती थी कि जब आप एक होते हैं आपको कोई नहीं तोड़ सकता, और जब आप अलग अलग होते हैं तो बहुत आसानी से आपको कोई तोड़ सकता है। यही सबक सीखना चाहिए हमारी तमाम तर खेलों की जो भी फेडरेशंस हैं। लेकिन और तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो तो है ही है, लेकिन सबक सीखना चाहिए, क्योंकि सबक सीखे बगैर हम लगातार हार रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। नाज़रीन, महंगाई से नबद आजमा कराची के रिहायशियों को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अफसोस के साथ, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक दूध की कीमतों में 50 रुपए फी लीटर का मुमकिन इजाफा हो सकता है। 50 रुपए
और डेयरी फार्मर्स जो है कराची के सदर मुबशर कदीर अब्बासी, उन्होंने दूध की कीमतों में आने वाले इस इजाफे का इंदिया दिया है और हुकूमती गफलत को इसकी वजह करार दिया है और कमिश्नर को फौरी तौर पर दूध की पैदावार की बढ़ती हुई लागत के मुताबिक नई कीमतों की अक्कासी करते हुए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने का मुतालबा किया है। मतलब डेयरी फार्मर्स का तो यही कहना है ना कि फौरी तौर पर लागू किया जाए, क्योंकि उनके जो अखराजात हैं वो इस कीमत के मुताबिक। मैं तो ये हैरान हूं निमरा, चले आपने दूध महंगा करना है, चले जो भी वजूहात हैं ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो कौन सा दूध जिसमें मिलावट है, जिसमें केमिकल्स है, जिसमें पानी है। दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं हम या तीसरे पे, जहाँ पे दूध जो है, अगर आपको याद हो वो हमने ही अपने शो पे वो रिपोर्ट भी जो है उस पे किया था कि 90% से जायद पाकिस्तान के अंदर जितना भी जो दूध है, चाहे वो पैक्ड हो या वो जो है खुला दूध हो, वो नाकिस है। मतलब उसमें केमिकल्स हैं, उसमें पानी है, उस प्योर नहीं वो है। सिर्फ पानी नहीं है मुनी, पानी अगर हो तो वो तो चलो फिर भी आपकी सेहत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। वो जो केमिकल्स हैं वो इस तरीके के जो आपको डायरेक्टली कैंसर या इसके अलावा इसी तरह की जिनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, वो भी आ रहा है याद कि वो आपको याद होगा जो गेस्ट आए थे हमारे पास, रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि अब आजकल होता क्या है कि वो जो पानी भरते हैं और उसके अंदर कोई केमिकल डालते हैं और यकीन करें वो इतना ज़बरदस्त दूध बन जाता है। डिटर्जेंट्स वगैरह ऐड होते हैं, उसके अलावा हज़ारों ऐसे केमिकल्स हैं जो ऐड किए जाते हैं, उसको थिकन करते हैं, उसके अलावा उसका जो वाइट टेक्सचर उसको मेंटेन रखता है। एनी हाउ ये अभी कीमतें बढ़ने की बात हुई है जी कराची में, तो देखते हैं कि 50 रुपये बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर ये बढ़ता है तो आवाम तो बिल्कुल एक और बार से पिस जाएंगे। और इसके अलावा एक और स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते चले कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद इस वक्त हेपेटाइटिस बी और सी के अमराज में मुब्तला है और पाकिस्तान इस वक्त हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। और आलमी इदारे सेहत के रहनुमा जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक 2030 से पहले हेपेटाइटिस बी और सी का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। सो पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज होने जा रहा है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को इस वाले लिस्ट और पाकिस्तान से हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि शनाख्ती कार्ड बनवाने से पहले जो है हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड में इंदराज को लाजमी करार दिया जाए। इसको काउंटर करने की एक जो है और पैदाइश के जो है 24 घंटों के अंदर बच्चे की जो है हेपेटाइटिस बी और सी के जो है वैक्सीनेशंस को भी जो है वैक्सीन कराया जाए, फिर उसको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए उसको लाजमी करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी की पैदाइश के वक्त वैक्सीनेशन की शरह की अगर हम बात करें तो वो नाज़रीन सिर्फ 3% है। तो 3% ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन करवाते हैं और फिर हम लोग यही मिल बैठ के रो रहे हैं कि हम लोग दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। वो जो थैलेसीमिया का भी मुझे याद आ रहा है कि अभी लास्ट वीक हम ये प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें थैलेसीमिया का भी बहुत है इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें अगेन उसका भी यही है कि आपकी शादी से पहले जो हैं टेस्ट हैं उनको भी लाजिम होना चाहिए। पाकिस्तान में मेडिकल केयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार है। हेपेटाइटिस हो गया या फिर इसके अलावा पोलियो हो गया और ये जो थैलेसीमिया वगैरह, ये कुछ ऐसे टेस्ट, एड्स, ये टेस्ट वगैरह होना हर वक्त हर 6 महीने बाद हर इंसान के होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, आवाम गरीब है, सो वो ये टेस्ट करवाते नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है। अब देखें एजुकेशन नहीं, बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसके 24 घंटों के अंदर आपको ये करवानी चाहिए वैक्सीनेशन, और फिर उसके बर्थ सर्टिफिकेट का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवेयरनेस लेकर आई जाए आवाम के सामने, ताकि आवाम ये काम करें और फिर ये लाजमी हो उनके लिए काम करना। चले जी, जहाँ पे ये थोड़ी सी ऑफ स्टोरीज हैं वहाँ पे एक अच्छी खबर भी ये है, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जो है बड़ा इक़दाम है। 7 लाख तलबा को चश्मा और हियरिंग एड फराहम करने की जो है वो मंजूरी दी गई है, और निजी इदारे के सेहत के सरकारी जो है निजी स्कूलों के तलबा के पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर इन्हें चश्मा और हियरिंग एड जो है वो दिया जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी गुड, दिस इज गुड। और मरीम नवाज का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं और ऑटिज्म से मुतासर जो बच्चे हैं उनके लिए भी उन्होंने सूबा भर में अच्छे इकदाम उठाने की यकीन दहानी करवाई है। और हाँ बिल्कुल, और पहला सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान भी किया है। सो दिस इज गुड। अगेन ये गुड तब है जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब वाकई तौर पे स्कूल बन जाएगा। बच्चों को वो ये जो रिलीफ देने का ऐलान किया गया है, अगर ये फराहम कर दिया जाता है तो ये उसी सूरत हाल में जाके ये हम उसको गुड कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आई डू हैव लैपटॉप। एक और चाहिए?
नो आई डोंट, लेकिन मुफ्त में मिल मुफ्त में ही मिल रही है क्योंकि पंजाब जी मरीम नवाज साहिबा ने 7 साल के बाद जो है लैपटॉप स्कीम जो है दोबारा जो है आगाज करने का उन्होंने ऐलान किया है और तलबा और तालबात को जो है अब ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लैपटॉप्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को। तो मैं स्टूडेंट नहीं रही ना, अब तो पढ़ लेना। हाँ, मैं वापस पढ़ना, ये बात ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। इतने जबरदस्त लैपटॉप्स हैं, वो जबरदस्त लैपटॉप्स हैं। एक बार फिर से अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है और जो बच्चे वेल डिजर्व्ड हैं उनको मिलता है, और हाँ उन्हीं को मिलना चाहिए। आपका क्या सीजीपीए? उनका 3.7 डेफिनेटली मिलता है, डेफिनेटली 3.7 पे बनता है। खैर, अच्छा एक और इकदाम था जो ई बाइक्स का था, अगर आपको याद हो। ई बाइक्स वो भी बहुत अच्छा था लड़कियों के लिए, और वो पिंक बस सर्विस वगैरह, लेकिन वो जो है हाई कोर्ट ने मना कर दिया वो। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट दैट। अगर मजीद अपडेट देना चाहें उस पे नाज़रीन को। जी जो ई बाइक्स थी वो मरीम नवाज साहिबा ने लड़कियों के लिए जो इसका ऐलान किया था, जिस पे हाई कोर्ट ने जो है वो अगेन उस पे थोड़ी सी एतराज़ किया और उन्होंने जी उसको जो है फिलहाल जो है रोक दिया। लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए था ये। सो खैर ये इसकी अपडेट थी। एक और बाजी, गूगल को जल्द ही हरीफ मिलने वाला है। ओपन AI जो है वो पीर को अपने AI से चलने वाले सर्च प्रोडक्ट की लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो कि एक टफ कंपटीशन होगा। बिल्कुल जी, और इंडस्ट्री लीडर गूगल के लिए जो है ब्लूमबर्ग और दी इंफॉर्मेशन दोनों ने जो पहले भी ओपन AI के माइक्रो जो है सॉफ्ट के साथ जो है सर्च डेवलप करने में तावन किया था, लेकिन जबकि गूगल और जो है और पर जो है इसके मुकाबले जो हैं वो चलते रहे हैं, लेकिन अगेन ओपन AI जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है इस वक्त यहाँ पे, और अभी व्हाट्सएप ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये एक फंडेड सर्च स्टार्टअप है, और देखिए गूगल को भी एक कंपैरिजन हर तरफ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त जो है वो चल रही है। अभी व्हाट्सएप के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अगर आप देखें इंस्टाग्राम की बात की जाए तो वहां पर भी आ गई है। फेसबुक का मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि वहां पे आए, लेकिन व्हाट्सएप क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे भी AI आ चुका है। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी वाज टेलिंग मी कि आप उसका नाम सर्च करें जाके, और उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स, इवन उसका हम लोग फिर मैंने सर्च भी किया तो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो भी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक सामने आ रहा था। सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज देयर on AI. Yes, it आपने is. क्या सर्च किया था? WhatsApp पे जाके सिर्फ उसका यूजर नेम, लाइक आई सर्च्ड हर नेम, और उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन की व्हाट शी डज, और उसका ईमेल एड्रेस, बाकी सारी चीजें जो डिटेल्स थी उसके बारे में वो वहां पे मुझे मिल रही थी। सो दिस इज या मतलब अच्छा दिस इज मतलब ये थोड़ा सी मतलब अलार्मिंग नया फीचर आया ना व्हाट्सएप पे, आपने नोटिस किया होगा सर्च AI वहां पे जाके, लेकिन ये थोड़ा सा अलार्मिंग नहीं, मतलब अगर थोड़ा नहीं, किसी बहुत की भी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है, किसी की भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और कोई भी अब सेफ नहीं रहा है। जिस तरीके से एक पिक्चर को यूज करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो AI ये जो टेक ओवर करने जा रहा है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। मतलब दिस इज इनसिक्योर वंस अगेन। लेकिन वो जो एक पीका ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जो जहाँ पे हम लोग डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में भी कानून साजी होनी चाहिए। अगेन एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये तो इंटरनेशनली, हाँ ये तो इंटरनेशनली भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसान ने अपने लिए आसानियां बनाते बनाते साथ मसाइल भी बहुत सारे अपने लिए खुद ही बना लिए हैं। मसाइल का जो मुझे बहुत सामना रहता है वो ये है कि मोबाइल यूज़ करते हुए अगर ट्विटर यूज़ करना है तो आपको VPN ऑन करना है, और अगर आप VPN ऑन करते हैं ट्विटर के लिए तो बाकी ऐप्स नहीं चलती, तो मेहरबानी करके जो है, हाँ क्योंकि उससे इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है, वाकई ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि पीका ऑर्डिनेंस में कुछ तरमीम जो है वो तजवीज़ की जा रही है। सो वो जो तरमीम है वो भी इसी से रिलेटेड है कि मजीद रेगुलेशन होगी, और पाकिस्तान में रेगुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कंट्रोल करने की बात हो रही होती है। सो आई थिंक मुझे पर्सनली यही लगता है कि ये गवर्नमेंट मजीद मीडिया को गैग करने की कोशिश करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया या मेनस्ट्रीम मीडिया है। लेकिन रेगुलेशंस होनी चाहिए, क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन और रेगुलेशन होनी चाहिए, कंट्रोल बहुत सारी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, और जो सीखा है वो आगे भी आप लोगों नए लोगों के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, और आपने जाते से पहले जो है हमेशा एक चीज़ याद रखें, दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद।